Chapter 22. Mr. Pontellier visits Dr. Mandlet to speak about Edna's odd behavior lately. The doctor inquires about the company Edna keeps and if she engages with any pseudo intellectual women, referring to women clubs of the time that focused on women's rights. यानी कि अब मिस्टर पॉन्टेलियर डॉक्टर मैंडलेट के पास जाता है परेशान होकर कि उनकी वाइफ जो है बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। उनके लिए तो ये अजीब तरीका ही था, उन्हें ऐसा कुछ पता नहीं था कि उसकी वाइफ की जो है अवेकनिंग हो रही है एंड शी इज़ बिकमिंग अ न्यू वुमन। तो इस चीज़ से परेशान होके वो जाते हैं डॉक्टर मैंडलेट के पास कि मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि वो बोलते भी हैं कि अपनी वाइफ को कि तुम जो है अपना मेंटल बैलेंस खो रही हो। मिस्टर पॉन्टेल को ये लगता है कि उसकी वाइफ जो है उनकी वाइफ जो है अपना मेंटल बैलेंस खो रही है, सठिया रही है धीरे-धीरे। तो मैंडलेट के पास जाते हैं और डॉक्टर मैंडलेट के पास तो डॉक्टर उससे पूछते हैं क्या कहते हैं मिस्टर पॉन्टेलियर से कि एडना जो है किसकी कंपनी में रहती है? मतलब घर से बाहर किन लोगों से मिलती है? और स्पेसिफिकली उनका सवाल ये होता है कि क्या वो किसी में सूडो इंटेलेक्चुअल वुमन के साथ जो है उनका उठना-बैठना होता है? सूडो इंटेलेक्चुअल वुमेन वो होती हैं उस टाइम पर, ऐसे काफ़ी सारे वुमेन क्लब्स थे जो कि वुमेन राइट्स पर फ़ोकस करते थे। अब वुमेन के पास इतनी ज़्यादा राइट्स थी नहीं, तो कुछ वुमेन जो थी जिनके अंदर थोड़ा दिमाग वग़ैरह था या फिर जिन्हें राइट्स वग़ैरह चाहिए थी, तो वो आवाज़ उठाती थी और उन्होंने जो है अपने क्लब्स बनाए हुए थे। तो जो एडना कर रही होती है घर के काम वग़ैरह नहीं करना और अपनी आर्ट पे फ़ोकस करना, वही चीज़ जो है उस चीज़ से ही मिस्टर पॉन्टेलियर परेशान होते हैं। तो मिस्टर पॉन्टेलियर डॉक्टर मैनलेट के पास जाते हैं, तो डॉक्टर मैनलेट भी यही पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी सूडो इंटेलेक्चुअल वुमन के साथ उठना-बैठना कर रही हो, तभी घर का काम नहीं कर रही, तभी जो है रेबेल कर रही है। He pacifies Mr. Pontellier, asking him to let his wife to be alone. He promises to visit them and check on her later. यानी कि मिस्टर पॉन्टेलियर जो है पेसिफाई करते हैं, सॉरी मिस्टर पॉन्टेलियर नहीं, हाँ, डॉक्टर मैनलेट जो हैं, वो मिस्टर पॉन्टेलियर को पेसिफाई करते हैं। पेसिफाई का मतलब होता है, किसी भी मतलब किसी जैसे कोई आदमी है, वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री है या फिर अपसेट है, उसको शांत करते हैं जब हम, तो उसे कहते हैं पेसिफाई करना। तो वो पेसिफाई करते हैं मिस्टर पॉन्टेलियर को और उनसे बोलते हैं कि अपनी वाइफ़ को जो है कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। वो फिर जो है मतलब एक तरह से बाद में शायद ठीक हो जाए। ही प्रोमिसेस टू विज़िट देम एंड चेक ऑन हर लेटर। और डॉक्टर मैनलेट जो है प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, मैं बाद में आके देखता हूँ आपकी वाइफ़ को, कि आपकी वाइफ़ के साथ क्या प्रॉब्लम है। अभी कुछ टाइम के लिए उसे अकेला छोड़ दो और अगर बात नहीं बनती जब भी तो मैं आके एक बार चेक कर ही लूँगा। लिस्टनिंग टू मिस्टर पॉन्टेलियर्स कंप्लेंट्स, द डॉक्टर सस्पेक्ट्स अनदर मैन in Edna's life, but he keeps mum, thinking Leonce would not make such a blunder. तो वो देखते हैं, क्या कहते हैं, मिस्टर पॉन्टेल की कंप्लेंट सुन रहे होते हैं, तो उस डॉक्टर को लगता है कि शायद एडना की ज़िंदगी में कोई और इंसान भी है, कोई और आदमी है मिस्टर पॉन्टेलियर की बजाय, यानी कि आउटसाइड ऑफ अ मैरिज। लेकिन वो जो है शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मिस्टर मतलब क्या कहते हैं लियोन से पॉन्टेलियर जो है, वो ऐसा कोई ब्लंडर क्रिएट नहीं करेगा, अगर मैं उसे बता भी दूँगा तो। लाइक वो नॉर्मली समझेगा इस चीज़ को। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था उस टाइम पर क्या होता था कि जो लोग थे ना वहाँ सॉरी हाँ, जो एक तरह से हस्बैंड्स थे, वो अपनी वाइफ़ के ऊपर शक वगैरह नहीं करते थे, ठीक है? अगर वो किसी दूसरे पराये मर्द के साथ घूम भी रही है, तो क्या कहते हैं, दे वुडन्ट क्वेश्चन हर अबाउट कि तुम क्या कर रही हो और ऐसा मत करो, ठीक है? ऐसा वो कुछ नहीं बोलते थे, ना ही उनके ऊपर जो है कोई ऐसे सस्पिशियस निगाहों से उन्हें देखते थे। उनके लिए नॉर्मल था क्योंकि वो अपनी वाइफ़ को जो है अपनी प्रॉपर्टी कंसिडर करते थे और उनका मानना ये था कि उनकी वाइफ़ जो है ले देकर उनके पास ही आएगी। तो जो डॉक्टर है वो भी नहीं बताता लियोन्से को कि लेकिन डॉक्टर को पहले से ही जो है शक हो जाता है कि एडना की लाइफ़ में कोई और आदमी है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। क्योंकि लियोन्से पॉन्टिलियर को तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Even the doctor's remarks indicate the repression of women in 19th century society. यानी कि इवन जो डॉक्टर बोलता है ना वुमेन के बारे में, तो उससे हमें ये पता चलता है कि वुमेन का क्या एक तरह से स्टेटस था, कितना उन्हें रिप्रेस किया जाता था, मतलब कितना उनके ऊपर रिप्रेशन होता था 19th सेंचुरी सोसाइटी में, कितना उन्हें दबा कर रखा जाता था।
Creole husbands were thought to be commanding and owned absolute rights over their wives. यानी कि जो क्रियोल हस्बैंड्स हैं, यानी कि मिस्टर पॉन्टेलियर, वो भी एक क्रियोल थे। तो उनके बारे में ये सोचा जाता था कि क्रियोल हस्बैंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग होते हैं, ठीक है? अपना हुक्म चलाने वाले। और उनके पास जो थी बिल्कुल एक तरह से एब्सोल्यूट राइट्स थी अपनी वाइव्स के ऊपर। लियोन से पॉन्टेलियर इज़ नेवर जेलस और सस्पिशियस रिगार्डिंग हिज वाइफ ओइंग टू दैट। यानी कि लियोन से पॉन्टेलियर कभी एक तरह से जेलस या फिर सस्पिशियस नहीं होता था अपनी वाइफ के रिगार्डिंग। चैप्टर 23, एडना's father visits them to prepare for Janet's wedding. हाँ, he is a strict disciplinarian and has been a colonel in the Confederate Army. यानी कि एडना के फादर जो हैं वो उसे विजिट करते हैं टू प्रिपेयर फॉर जेनेट्स वेडिंग, कि वो बोलते हैं उसे कि जेनेट की वेडिंग आ रही है, तो उसके लिए एक तरह से इनविटेशन वगैरह देने वो आते हैं। जेनेट कौन है? जेना है एडना की छोटी बहन, एडनाज यंगर सिस्टर। अब उसके फादर के बारे में बताया है यहाँ पे कि वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है और एक कर्नल भी रह चुका है कॉन्फेडरेट आर्मी में। शी शेयर्स अ गुड रिलेशनशिप विद द फादर एंड इज़ हैप्पी ड्यूरिंग हिज स्टे। और उसका जो रिलेशनशिप है उसके फादर के साथ वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खुश भी रहती है और जब उसके फादर उसके पास रहते हैं। एडेल warns Edna about Mr. Pontelier's continual visits to the club, asking her to restrain him. अब एडेल जो है, यानी कि एडना की दोस्त एडेल रेटिग्नॉल, वो बोलती है एडना को कि मिस्टर पॉन्टेलियर के बारे में, कि मिस्टर पॉन्टेलियर जो है ना, इस मतलब बार-बार जो है वो क्लब वगैरह में जा रहे हैं, और वो उससे बोलती है कि तुम जो है एक तरह से उसे रिस्ट्रेन कर दो, यानी कि एक तरह से उसके पास चले जाओ। वो बार-बार एक तरह से क्लब्स में जा रहा है और अपना टाइम वहाँ पर बिता रहा है। यानी कि मिस्टर पॉन्टेलियर भी एक तरह से खुश नहीं थे बिल्कुल भी। अब कौन से क्लब की बात की जा रही है यहाँ पर? एक स्ट्रीट क्लब होता है, जिसका नाम होता है कैरेंडेलेट स्ट्रीट क्लब, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो बार-बार वो क्लब्स में जाते हैं, जैसा आदमी होता है ना कि थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है या फिर अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होता, तो वो क्लब्स में जाकर जो है मतलब ड्रिंक वगैरह करता है और जो है अपने गम को भुलाता है। वैसा ही कुछ मिस्टर पॉन्टेलियर कर रहे थे। However, Edna misses the point since they are so alienated from each other. लेकिन एडना जो है इस पॉइंट को मिस कर देती है, लाइक वो इतना ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती, क्योंकि वो मानती है कि दे आर सो एलियनेटेड फ्रॉम ईच अदर, कि वो एक दूसरे से जो है बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, अलग हो चुके हैं। द पॉन्टेलियर मैरिज इज पैशनलेस एंड ओइंग टू देयर डिफरेंस कैन नॉट बी एंड ओइंग टू देयर डिफरेंसेस कैन नॉट बी ओवरकम। यानी कि जो पॉन्टेलियर मैरिज जो है वो बिल्कुल पैशनलेस हो चुकी है, ठीक है। यानी कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन एडना एंड हस्बैंड लियोन्से पॉन्टेलियर, वो अब बिल्कुल पैशनलेस हो चुका है। owing to the differences कैन नॉट बी ओवरकम, और अब जो उनके बीच में जो डिफरेंसेस है ना वो ओवरकम नहीं किए जा सकते। यानी कि कितनी कोशिश कर लो, अब वो एक साथ जो है वापस नहीं आ सकते। From a psychoanalytic point of view, one can say that Leonce is a substitute for the father figure in her. यानी कि एक साइकोएनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक हम ये कह सकते हैं कि लियोन्से जो है एक सब्स्टिट्यूट है फॉर द फादर फिगर इन हर, कि उसके अंदर जो फादर फिगर है लियोन्से जो है उसका सब्स्टिट्यूट है। एज ऑल दो शी शेयर्स अ गुड गुड रिलेशनशिप विद हर फादर, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि लियोन्से जो है ना वो एक सब्स्टिट्यूट है उसके फादर का, ठीक है, फॉर द फादर फिगर इन हर लाइफ। अब जैसे जो फादर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? कमांडिंग होते हैं काफ़ी, है ना, काफ़ी कंट्रोलिंग होते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपके अच्छे के लिए आपको कंट्रोल करते हैं, राइट? आप कुछ भी गलत कदम उठाने लगते हो तो आपके घर वाले जो है या फिर अ, आपके पेरेंट्स जो हैं आपको रोक देते हैं उसी टाइम पर। तो लियोन से जो है, यानी कि उसका पति, वो एक सब्स्टिट्यूट है एक फादर फिगर का उसकी लाइफ में, क्योंकि उसके फादर तो अब हमेशा उसके पास नहीं रहते ना। तो लेकिन भले ही वो जो है उसका एक अच्छा रिलेशनशिप है अपने फादर के साथ, लेकिन वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे। यानी कि डिसिप्लिन बहुत था उनमें, ठीक है, वो आर्मी में थे, डिसिप्लिन थे बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ जो है शायद एडना को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। डॉक्टर मैंडलेट हैपेंस टू विजिट हर टू एंड फाइंड्स हर चार्मिंग एंड हैप्पी। At the dinner table, as Edna's father, Colonel talks about meeting Mrs. Mortimer Merriman.
Mrs. Highcamp, and Elsie Robin, who were a lively company for horse racing. They share stories. Edna invents a story about a woman who elopes with her lover one night, never to be found, which reiterates Edna's romantic illusions and her yearnings for Robert that have not yet subsided. यानी कि डॉक्टर मैनलेट जो हैं वो विजिट करते हैं एडना को और देखते हैं कि एडना तो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है और काफ़ी ज़्यादा खुश है। ठीक है, डॉक्टर मैनलेट बोलते हैं कि हाँ, मैं आऊँगा, एडना को विजिट करूँगा, देखता हूँ क्या हुआ। तो वो आते हैं और मतलब उन्हें पता लगता है कि एडना तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग और हैप्पी है। एट द डिनर टेबल यानी कि डिनर टेबल पर एज़ एडनाज़ फादर जो कि कर्नल हैं, टॉक्स अबाउट मीटिंग मिसेस मॉर्टिमर, मैरीमैन, मिसेस हाइकैम्प एंड एल्सी रॉबिन। एडना के फादर बोलते हैं किससे मिलने के लिए अबाउट मीटिंग मिसेस मॉर्टिमर मैरीमैन यानी कि मिसेस मॉर्टिमर मैरीमैन एक कैरेक्टर हैं, मिसेस हाइकैम्प और एल्सी रॉबिन जो कि एक लाइवली कंपनी थे फॉर हॉर्स रेसिंग। एडना के फादर जो हैं हॉर्स रेसिंग में मतलब हॉर्स रेसिंग देखने के लिए या फिर हॉर्स रेसिंग में पार्ट लेने के लिए इन लोगों के साथ चलने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ये 3 लोग मिसेस मॉर्टिमर, मैरीमैन मिसेस हाइकैम्प और एल्सी रॉबिन। एल्सी रॉबिन मैंने आपको बताया था वो एक वुमेनाइज़र है, ठीक है? टाउन में जो है उसके काफ़ी सारे मतलब उसकी स्टोरीज़ हैं, ठीक है? हाउ ही इज़ अ वुमेनाइज़र। दे शेयर स्टोरीज़, ठीक है? वो स्टोरीज़ शेयर करते हैं डिनर टेबल पर। Edna invents a story about a woman who elopes with a lover one night never to be found, which reiterates Edna's romantic illusions. हाँ, तो एडना जो है एक स्टोरी इन्वेंट करती है एक वुमन की जो कि अपने लवर के साथ जो है भाग जाती है और फिर जो है एक रात को अपने लवर के साथ भाग जाती है और दोबारा कभी नहीं मिलती। जो कि ये जो उसने स्टोरी इन्वेंट की है, ये किस चीज़ को रिइटरेट कर रही है? एडना की जो रोमांटिक इल्यूजन्स है ना और उसकी जो यर्निंग्स हैं रॉबर्ट को लेकर लाइक वो रॉबर्ट को कितना चाहती है और उसके जो रोमांटिक इल्यूजन्स हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि रॉबर्ट से इतना टाइम दूर रहने के बाद भी ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट के लिए उसकी फीलिंग्स कम हो गई हैं या फिर कम इंटेंस हो गई, वो आज भी उतनी ही ज़्यादा इंटेंस हैं। The doctor reflects on Edna's behavior that night and mutters to himself, I hope to heaven it isn't Elsie Robin. तो देखो दूसरों को नहीं पता जो लोग डिनर टेबल पे हैं कि यहाँ पे रॉबर्ट की बात हो रही है। उसने बस एक स्टोरी इन्वेंट किया है एडना ने। तो डॉक्टर जो है वो उसकी स्टोरी सुनता है और एडना के बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करता है और अपने आप से जो है मतलब मर्डर करता है यानी कि अपने आप से ही बात करता है। बोलता है कि आई होप टू हेवन इट इज़न्ट एल्सी रोबिन कि मैं होप करता हूँ आई होप टू हेवन कि ये जिस आदमी की बात कर रही है, ठीक है, अपनी स्टोरी में कि जिसके साथ ये भागेगी या जो भी है, वो एल्सी एरोबिन ना हो। एल्सी एरोबिन को स्पेशली इसलिए बोलता है क्योंकि सबको पता है कि वो एक वुमेनाइज़र है ना? It foreshadows the sexual affair that Edna will soon begin with the town's womanizer Elsie Robin. और ये चीज़ जो है किसको फोरशैडो करती है? एक जो सेक्सुअल अफेयर जो एडना रखेगी मतलब एडना का शुरू होगा किसके साथ? दो जो टाउन का वुमेनाइज़र है एल्सी एरोबिन के साथ। चैप्टर 24 Edna refuses to attend her sister's wedding much to dismay of her father. चैप्टर हाँ। तो एडना जो है वो मना कर देती है अपने फादर को कि नहीं मैं अपनी बहन की शादी में नहीं आऊँगी और उससे जो है उसके फादर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। ही डिमांड्स मिस्टर पॉन्टेलियर टू इंटरवीन दैट ही इज़ टू लीनिएंट विद हिज़ वाइफ और वो डिमांड करते हैं मिस्टर पॉन्टेलियर से कि आप जो है इसे कुछ बोलो, समझाओ, ठीक है? इंटरवीन करो। आप जो है इसके साथ अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा लीनिएंट हो, ठीक है? यानी कि बहुत आपने इसे खुली छूट दे रखी है। According to the 19th century marital codes, Edna's father believes that men should be dominant and coercive towards their wife. यानी कि 19th सेंचुरी के मैरिटल कोड्स के हिसाब से एडना के फादर का ये मानना है कि मेन को जो है आदमियों को जो है अपनी वाइफ के टुवर्ड्स काफ़ी डोमिनेंट और कोerसिव होना चाहिए। यानी कि डोमिनेंट सबको पता ही है कि हुक्म चलाने वाला। कोerसिव इसका मतलब ये है कि अपनी वाइफ़ को जैसे अगर वो कोई चीज़ करने के लिए मना कर रही है, तो उससे जो है फ़ोर्सफुली करवाओ वो चीज़, ठीक है? उसको पर्सुएड करो कि नहीं तुम्हें ये काम करना ही है, मैंने बोला है तो करना ही है, ठीक है?
ये भी एक तरह से हुक्म चलाना ही होता है, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे अलग से वर्ड दिया है कोएर्सिव, यानी कि अगर वो चीज़ कोई करने के लिए मना कर रही है, तो उससे जो है वो चीज़ करवाओ। Coercive towards their wife, he tells Leonce authority coercion are what is needed. Put your foot down and hard, that is the only way to manage a wife. अब एडना का जो यानी कि एडना का जो फादर है वो एडना के पति से बोलता है कि अथॉरिटी और कोएर्शन यही चीज़ जो है नीडेड है। पुट योर फुट डाउन एंड हार्ड, दैट इज़ द ओनली वे टू मैनेज अ वाइफ। वो बोलता है कि एक तरह से बीइंग डोमिनेंट एंड कोएर्सिव टुवर्ड्स योर वाइफ, वही एक तरीका है कि आप जो है पत्नी को मैनेज कर सकते हो। यानी कि ये चीज़ दिखाती है कि एडना के जो फादर थे, उनकी कितनी जो क्या कहते हैं थिंकिंग थी, वो कितनी ज़्यादा कन्वेंशनल थी कि वुमेन जो हैं दे आर अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी, और उन्हें जो है क्या कहते हैं डाँट वगैरह लगाकर या फिर ऐसे काम मतलब क्या कहते हैं फ़ोर्सफुली जो है काम करवाया जाए उनसे, जभी सही रहता है, जभी वो कंट्रोल में रहती हैं। हाउएवर लियोन्से फॉलोज़ द डॉक्टर्स एडवाइस एंड डज़ नॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि हाउएवर लियोन्से जो है वो फॉलो करता है डॉक्टर की एडवाइस को और कुछ बोलता नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था लियोन्से को कि आप जो है थोड़ा-सा दूर रहो, थोड़ा-सा स्पेस दो एडना को। Edna grows affectionate towards Mr. Pontellier as he prepares to leave but soon feels at peace in her solitude. यानी कि अब जो है उसके पति ने उसके फादर के बोलने के बावजूद भी इंटरवीन नहीं किया, ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो एडना को भी जो है थोड़ा-सा अफेक्शन जो है महसूस हुआ टुवर्ड्स मिस्टर पॉन्टेलियर। लेकिन जैसे ही वो जाने की तैयारी करते हैं, वो दोबारा जो है शी सून फील्स एट पीस इन अ सॉलिट्यूड। एडना अलग रह रही थी अपने पति से, है ना? तो अब जो है उसे दोबारा से जो है अकेला रहना वही ठीक लगा। थोड़ी देर के लिए जो है उसका अफ़ेक्शन बढ़ा था मिस्टर पॉन्टेलियर के लिए, लेकिन जैसे ही वो चले गए तभी वो जो है वो अफ़ेक्शन भी ख़त्म हो गया। एडना इज़ डिस्टेंट फ्रॉम हर ओन फैमिली टू। शी रिफ्यूज़ेस टू अटेंड हर सिस्टर्स वेडिंग एंड इज़ समहाउ रिलीव्ड टू फाइंड हर फादर लीव। तो एडना जो है वो अपनी खुद की फैमिली से भी डिस्टेंट हो चुकी है। उसने पहले ही मना कर दिया था कि नहीं, मैं अपनी छोटी बहन की शादी में नहीं आऊँगी। और उसे अब क्या कहते हैं काफ़ी रिलीफ भी मिला जब उसके फादर जो है वहाँ से चले गए। द एंकरेज एंड द काइंड ऑफ familial bonds that Edna expects from her family seems to be missing। यानी कि जो एंकरेज और जो काइंड ऑफ familial बॉन्ड है ना, एनकरेज का मतलब यहाँ पे ये है एनकरेज को तो एक तरह से वो बोला जाता है जहाँ पे क्या कहते हैं जहाँ पे बोट्स और शिप्स को जो है बांधा जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है, एक तरह से ये चीज़ है कि किसी भी चीज़ को जो है बांध कर रखना, यानी कि जो फैमिलियल बॉन्ड है और उसको जो है बांध कर रखना, अ, वो जो है यहाँ पर कहीं मिसिंग है उसकी फैमिली में, जो एडना एक्सपेक्ट करती है। शी एन्जॉयज़ हर सॉलिट्यूड मोर एंड मोर इन द सब्सीक्वेंट चैप्टर्स। यानी कि वो जो है अपना सॉलिट्यूड और भी ज़्यादा एन्जॉय करती है सब्सीक्वेंट चैप्टर्स में। Chapter 25. Edna had started to go for horse racing regularly with her father. After he leaves, she is accompanied by Mrs. Camp and Elsie Arobin। यानी कि एडना ने जो है हॉर्स रेसिंग में जाना एक तरह से रेगुलरली स्टार्ट कर दिया अपने फादर के साथ। आफ्टर ही लीव्स शी इज accompanied बाय मिसेस कैंप एंड एल्सी एरोबिन। हम्म, एक मिनट। हाँ, तो एडना ने जो है अपने फादर के साथ रेगुलरली हॉर्स रेसिंग पर जाना एक तरह से शुरू कर दिया है। जब वो चले जाते हैं तो उस मतलब उसके फादर जब अपने घर वापस चले जाते हैं, तो जब भी वो हॉर्स रेसिंग पर जाती है, लेकिन किसके साथ जाती है? उसको कौन अकम्पनी करता है? मिसेस कैंप और एल्सी ओरोबिन। एल्सी ओरोबिन सबको पता ही है। एल्सी ओरोबिन who was mentioned earlier was in the novel as a scandalous womanizer appears now as a fashionable man who admires Edna। हाँ,
तो एल्सी एरोबिन जिसको कि पहले भी मेंशन किया गया है नॉवल में और उसे क्या बोला गया है कैसे मेंशन किया था उसे कि वो एक स्कैंडलस वुमेनाइज़र है। यानी कि पूरे टाउन को पता है कि वो किस तरह का आदमी है और अभी जो है वो कैसे अपीयर हो रहा है एज़ अ फैशनेबल मैन हू एडमायर्स एडना, जो कि एडना की तारीफ़ कर रहा है। Edna enjoys horse racing. Edna enjoys horse racing and knows more about horses than even her male counterparts. She derives her knowledge about horses from her childhood experiences and is unbeatable, much to the surprise of everyone watching. तो एडना जो है वो एंजॉय करती है हॉर्स रेसिंग को और उसे हॉर्सेस के बारे में ज़्यादा पता है इवन देन हर मेल काउंटर पार्ट्स। अब देखो हॉर्स रेसिंग ये एक जो है एक आदमियों का स्पोर्ट है, राइट? तो एक्सपेक्ट भी यही किया जाएगा कि आदमियों को ज़्यादा पता होगा हॉर्सेस के बारे में। लेकिन एडना को जो है अपने मेल काउंटरपार्ट से यानी कि एल्सी रोबिन वगैरह से ज़्यादा पता था हॉर्सेस के बारे में। अब उसकी ये नॉलेज कहाँ से आई? ये उसकी नॉलेज आई थी उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, जब उसके फादर जो है हॉर्स रेसिंग उसको ले जाते थे, तो वहाँ से उसकी ये नॉलेज आई थी। और एडना जो है का अनबीटेबल भी है हॉर्स रेसिंग में, यानी कि वो हॉर्स रेसिंग में हमेशा जीतती है, मच टू द सरप्राइज़ ऑफ एवरीवन वाचिंग। और सब जो है ये चीज़ देखकर काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं कि बीइंग अ वुमन शी इज़ विनिंग इन हॉर्स रेसिंग। A strange confidence and exultation overtakes Edna after winning the races, and she waits for something exciting to happen. यानी कि एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस और एक्सल्टेशन जो है वो एडना को ओवरटेक करता है क्या कहते हैं रेसेस जीतने के बाद, और वो वेट करती है कि कुछ जो है एक्साइटिंग हैपन हो। इन हर एक्साइटमेंट शी रियलाइजेस दैट शी हैड फॉरगॉटन टू राइट हर यूजुअल लेटर टू हर हस्बैंड। और अपनी एक्साइटमेंट में जो है वो क्या चीज़ भूल जाती है, मतलब वो रियलाइज़ करती है कि उसने जो है जो अपने हस्बैंड को यूजुअल लेटर लिखती थी वो लिखना भूल चुकी है। Erobin and Edna go for the race alone, and she grows comfortable with Erobin, who has devised a plan to be alone with Edna. तो एल्सी एरोबिन जो है रेस के लिए अकेला जाता है और वो जो है कंफर्टेबल ग्रो करती है विद एरोबिन, यानी कि वो और ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो रहते हैं, खास तौर पर एडना। और एरोबिन का प्लान है कि उसने जो है एक प्लान बनाया है कि मैं जो है एडना के साथ अकेला रहूँगा, यानी कि एक ऐसा टाइम वो ढूँढ रहा था कि उसने ऐसा प्लान बनाया था कि जहाँ पर वो एडना के साथ अकेला होगा। सिंस वो एक वुमेनाइज़र है तो सबको पता ही है कि एडना के साथ अलग होने का क्या मतलब है। हुँ, सिंस वो एक वुमेनाइज़र है तो सबको पता ही है कि एडना के साथ अलोन रहने का उसका क्या मकसद है, राइट? Following a conversation, Edna seems to be physically attracted to Arobin but tells him I don't like you to maintain her distance from her. अब ये चीज़ एडना को भी पता थी कि ही इज़ अ वुमेनाइज़र। तो कॉन्वर्सेशन होने के बाद जो है एडना फिज़िकली जो है काफ़ी मतलब उससे एरोबिन से अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन वो एरोबिन को बोलते कि नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, ताकि उससे जो है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सके। However, Erobin is insistent and kisses her hand. Edna rebukes Erobin for doing so and feels like a woman who, in a passion of, who in a passion, who in a moment of passion is betrayed into an act of infidelity. तो एरोबिन जो है लेकिन वो इंसिस्टेंट है और एडना के हाथ को किस करता है। एडना जो है फिर एरोबिन को जो है गुस्से में बोलती है, उससे दूर हटाती है, उसके ऊपर गुस्सा करती है ये चीज़ करने के लिए और फ़ील करती है एज़ अ वुमन, जो कि इन अ मोमेंट ऑफ पैशन, यानी कि वो एक मोमेंट ऑफ पैशन में थी और उसे धोखा देकर किस में डालने की कोशिश की गई, इनटू एन एक्ट ऑफ इनफिडेलिटी। It is significant to note that she thinks that she is being unfaithful to Robert by growing intimate with Erobin and not her husband whom she had married without love। यानी कि ये चीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट है नोट करना कि वो ये सोच रही है कि वो जो है रॉबर्ट की तरफ अनफेथफुल हो रही है, जबकि रॉबर्ट जो है वो रॉबर्ट से प्यार करती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी शादी किससे हुई है? लियोन्से से। लेकिन वो ये सोचती है कि अगर मैं एरोबिन के साथ इंटीमेट होती हूँ, तो
मैं जो है रॉबर्ट को धोखा दे रही हूँ। उसको अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं आता जिससे उसने शादी कर रखी है, ठीक है? एरोबिन मीन्स नथिंग टू हर बट हर सेंसुअस एपेटाइट इज़ आल्सो अवेकेंड विद हिम। यानी कि एरोबिन उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है? ही मीन्स नथिंग टू हर, लेकिन उसका जो सेंसुअस एपेटाइट है, यानी कि वही जो डिज़ायर है फॉर सेक्सुअल थिंग्स, वो जो है अवेकन हो गई है उसके साथ। चैप्टर 26 एरोबिन राइट्स अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू एडना। यानी कि एरोबिन जो है एडना को एक लेटर ऑफ अपॉलजी लिखता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि उसने क्या किया था, उसके हाथ को किस किया था। लेकिन एडना को भी लगता है कि नहीं, उसने शायद से थोड़ा-सा ओवर रिएक्ट कर दिया, क्योंकि मतलब किसिंग हैंड्स वाज़ अ सोशल कस्टम, ठीक है? अब इंग्लैंड वगैरह में क्या होता था, यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि अ, हाथों को चूमना आपने भी देखा होगा, जैसे मूवीज़ वगैरह में, जो हिस्टोरिकल मूवीज़ होती थी, तो उसमें जो है रानी के या फिर कोई भी औरत थे, कोई आदमी अगर उससे मिलता था, तो ही किस्ड हर हैंड। तो ये एक सोशल कस्टम था, ठीक है? फॉर शोइंग रिस्पेक्ट एंड अ बिट ऑफ लव। तो ये एक सोशल कस्टम था, और देखा जाए तो एरोबिन ने वही किया था। तो एडना को लगता है कि नहीं, उसने थोड़ा-सा ओवर रिएक्ट कर दिया, क्योंकि अ, हाथों को चूमना इज़ अ सोशल कस्टम एंड शी शुड नॉट हैव मेड मच अबाउट इट। और उसे जो है इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इतनी बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए थी उस चीज़ को लेकर। तो एरोबिन becomes tacitly subservient to Edna and they grow intimate and friendly very quickly। फिर क्या होता है कि वो माफ़ कर देती है, ऑफ कोर्स उसे खुद भी लगता है कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया है। तो एरोबिन जो है वो टैसिटली सबसर्विएंट हो जाता है, यानी कि एडना जो भी बोलती थी वो चीज़ मानता था एरोबिन। और उनकी जो है उनकी दोस्ती और जो मतलब एक तरह से वो काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट और फ्रेंडली बहुत जल्दी हो गए। Edna visits Mademoiselle Reese again and informs her that she is moving away from her house on Esplanade Street. Mademoiselle Reese believes that she might be headed to New York to Mr. Pontellier on or her children in Iberville or her father near the Mississippi River। यानी कि एडना जो है मेडेमोइजल रीस के पास जाती है और उनसे बोलती है कि मैं जो है अपना घर छोड़ रही हूँ, यानी कि अपने पति का घर छोड़ रही हूँ एस्प्लेनाडे स्ट्रीट पे, जो उनका ओपुलेंट घर था, उसको छोड़ रही है वो। और लेकिन मैडेमोइज़ेल रीस को लगता है कि ये अपना घर छोड़ के कहाँ जाएगी, इसके पास खुद का घर तो है नहीं। उसको लगता है कि वो न्यूयॉर्क में जा रही होगी मिस्टर पॉन्टेलियर के पास, मिस्टर पॉन्टेलियर न्यूयॉर्क में होते हैं उस टाइम पर। तो वापस से जो है मिस्टर पॉन्टेलियर यानी कि अपने पति के पास जा रही होगी, या फिर अपने बच्चों के पास जा रही होगी इन इबरविले। उसके बच्चे कहाँ पर होते हैं? उसके बच्चे अपनी ग्रैंडमदर के यहाँ पे होते हैं। हर फादर नियर द मिसिसिपी रिवर। और उसके फादर कहाँ पे रहते हैं? नियर द मिसिसिपी रिवर। तो उसको लगता है हो सकता है वहाँ जा रही हो। तो इन तीनों जगहों में से हो सकता है उन्हें कि कहीं भी जा रही होगी। लेकिन हाउएवर एडना डिक्लेयर्स दैट शी इज़ नाउ मेकिंग हर मूव टुवर्ड्स हर ओन स्पेस इवन इफ इट इज़ जस्ट बिसाइड द मेन हाउस। लेकिन एडना जो है ये चीज़ क्लियर कर देती है कि नहीं, मैं अपने जो है खुद के घर में मूव कर रही हूँ, अपना खुद का स्पेस जो है उसमें जा रही हूँ मैं। और भले ही उसके खुद के स्पेस से उसका मतलब हो कि वो भले ही जो उसका मेन हाउस है ना ऑन द एस्प्लेनाडे स्ट्रीट, वो भले ही उसके साइड में हो, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस उसे अपना खुद का स्पेस चाहिए। शी रीज़न्स दैट द हाउस एंड द मनी इज़ नॉट हर्स, देयरफॉर शी हैज़ डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम इट। वो मैडेमोइज़ेल रीज़ को बोलती है कि जो पैसा और ये घर है ना, मतलब जिसमें वो अभी रह रही है एस्प्लेनाडे स्ट्रीट पर, उसके ये सब उसका नहीं है, ये सब उसके पति का है, ठीक है? और इसलिए उसने डिसाइड किया है कि मैं जो है अब इस सब से दूर जा रही हूँ। Mademoiselle Reese, who can understand that Edna is hiding something, denies accepting it as the real reason। यानी कि मैडेमोइज़ेल रीस जो है, जो कि समझ रही है कि एडना कुछ तो छुपा रही है, ठीक है? दिस इज़ नॉट द रियल रीज़न। वो बोल देते कि नहीं, ये रियल रीज़न तो नहीं है कि जिस वजह से तुम जो है घर छोड़ रही हो। This conversation between MME, Reese and Edna, where she challenges Edna by asking questions that abide by societal norms, also indicate that
Edna consciously chooses to challenge them. एक मिनट. हाँ, तो ये जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन एमएमई, अभी एमएमई देखो कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि क्या है, लेकिन अ, ये जो एमएमई है ये मिसेस मॉर्टिमर मैरीमैन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एमएमई ये नाम है, तो मिसेस मॉर्टिमर मैरीमैन हो सकती है। रीज यानी कि मैडेमोइजल रीज और एडना, उनके बीच में जो है कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, और वहाँ पर जो है मैडेमोइजल रीज उसे चैलेंज करती है, जो कि बाय आस्किंग क्वेश्चंस दैट अबाइड बाय सोसाइटल नॉर्म्स। ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि जो सोसाइटल नॉर्म से अबाइड करते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि एडना जो है कॉन्शियसली इन्हें चैलेंज करना चाहती है इन सोसाइटल नॉर्म्स को। क्या सोसाइटल नॉर्म्स की एक पति जो है, सॉरी, जो एक पत्नी जो है अपने पति के घर में रहेगी, उसके साथ रहेगी, लेकिन एडना जो है इस चीज़ का उलट कर रही है, ठीक है? और एडना कॉन्शियसली ये सब चीज़ें कर रही है, यानी कि जानबूझ के ये सब चीज़ें कर रही है। दिस इज एडनाज मूव टूवर्ड्स अ अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस, यानी कि एडना का मूव है अपनी अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस की तरफ। A popular modernist writer writing in the 20th century, Virginia Woolf delivered a series of lectures wherein she discussed the significance of a room of one's own for a female, especially an artist. यानी कि एक पॉपुलर मॉडर्निस्ट राइटर जो कि 20th सेंचुरी में जो लिखती थी, वर्जीनिया वुल्फ, हमारी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी थी ये पिछले सेमेस्टर में, वर्जीनिया वुल्फ, इनका ऐसे था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। इन्होंने भी जो है डिलीवर की है एक सीरीज, मतलब सीरीज ऑफ लेक्चर, जहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है कि अ रूम ऑफ वंस ओन, यानी कि एक खुद का रूम एक फीमेल के लिए जो कि एक आर्टिस्ट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि उसका क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है उसका। वुल्फ सेज दैट हैविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अ रूम ऑफ हर ओन इज एसेंशियल फॉर एनी वुमन, स्पेशली एन आर्टिस्ट। वर्जीनिया वुल्फ ये बोलती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना एक औरत के लिए, और उसका खुद का एक रूम होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली, यानी कि और भी ज़्यादा स्पेशली अगर वो एक आर्टिस्ट है तो। Although Woolf discusses this idea much later than the writing of The Awakening, but it can be an interesting lens to see the text. अब ये जो टेक्स्ट है ये लेट 19th सेंचुरी का है ना, लेकिन वुल्फ ने तो ये चीज़ 20th सेंचुरी को कही थी, तो इसमें ये चीज़ क्यों है? इसमें ये चीज़ इसलिए डिस्कस की है क्योंकि एडना भी जो है अपना खुद का एक घर ले रही है। तो जो वुल्फ ने जो कहा है ना कि एक वुमेन का एक अलग से घर होना चाहिए या फिर एक अलग से रूम होना चाहिए, स्पेशली एन आर्टिस्ट, अगर वो एक आर्टिस्ट है तो ये एक इंटरेस्टिंग लेंस है जिससे हम इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है? कि एडना जो है एक अलग से घर ले रही है, और एडना भी जो है एक आर्टिस्ट ही बनने की कोशिश कर रही है, राइट? वो अपनी पेंटिंग्स बनाती है, उन्हें बेचती है आगे जाके। तो उस लेंस से जो है हम इस टेक्स्ट को देख सकते हैं। We may note that Edna is meeting an artist in the text, Mademoiselle Rees. She had declared she is becoming somewhat of an artist herself, and she has begun to earn her own money from horse racing and painting. हमें ये नोट करना चाहिए कि एडना जो है एक आर्टिस्ट से मिल रही है इस टेक्स्ट में, जो एक ऑलरेडी एक आर्टिस्ट है। वो कौन है? मैडेमोइजल रीज। शी इज़ अ म्यूजिशियन, सबको पता है। शी हैड डिक्लेयर्ड शी इज़ बिकमिंग समवॉट ऑफ एन आर्टिस्ट हरसेल्फ। वो ये चीज़ डिक्लेयर करती है कि वो जो है खुद भी जो है थोड़ी बहुत तरह से आर्टिस्ट बन रही है, एडना। वो बताती है मैडेमोइजल रीस को। एंड शी हैज़ बिगन टू अर्न हर ओन मनी फ्रॉम हॉर्स रेसिंग एंड पेंटिंग। और उसने जो है ना खुद का पैसा कमाना शुरू कर दिया है, किससे? हॉर्स रेसिंग से और पेंटिंग से। हॉर्स रेसिंग उसको आती थी अच्छे से, तो वो कॉम्पिटिशन वगैरह जीत के जो है उसमें उसको पैसे मिलते थे। पेंटिंग्स वो बनाती थी और उन्हें बेचती थी। Mademoiselle Rees points out to Edna that it is her husband's money, therefore also hers as his wife. Mademoiselle Rees ये चीज़ पॉइंट आउट करती है कि तुम्हारे जो हस्बैंड का मतलब पैसा है ना, वो तुम्हारा भी हुआ एक तरह से, क्योंकि तुम उसकी वाइफ हो। However, Edna asserts that she is now making her own money. She earns from her inheritance, the horse races, and from selling her sketches. लेकिन एडना जो है अपने आप को असर्ट करती है और बोलती है कि नहीं, मैं अपना खुद का पैसा अभी कमा रही हूँ,
और मैं जो है अपनी खुद की इनहेरिटेंस से कमा रही हूँ, यानी कि द हॉर्स रेसेस नहीं नहीं, अपनी खुद की इनहेरिटेंस से जो है कमा रही हूँ, हॉर्स रेसेस से कमा रही हूँ, और अपने स्केचेस बेचकर कमा रही हूँ अपने पैसे। She reveals that the real reason behind leaving the house is for the feeling of freedom and independence and never again to belong to another than herself. यानी कि वो ये चीज़ रिवील करती है कि जो रियल रीज़न है ना अपना घर छोड़ने का, वो क्या है, इज़ फॉर द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, कि मुझे जो है फ्रीडम महसूस करनी है, ठीक है? इंडिपेंडेंस महसूस करनी है। और ये चीज़ मतलब कभी ना महसूस करूँ मैं कि मैं जो है किसी और आदमी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ या फिर उसकी प्रॉपर्टी हूँ। तो इसलिए जो है वो अपना जो हस्बैंड का घर है वो छोड़ रही है। Therefore, she has not even told her husband of her decision. She also plans to host a dinner party before leaving and invites Mademoiselle Reese to it. हाँ, तो इसलिए जो है उसने अपने हस्बैंड को भी अपने डिसीजन के बारे में नहीं बताया। उसने अभी मैडेमोइज़ेल रीस को ही बताया कि मैं जो है घर छोड़ रही हूँ, और उसका प्लान है कि मैं जो है एक डिनर पार्टी होस्ट करूँगी अपने हस्बैंड के घर पे जाने से पहले, और उसमें जो है वो मैडेमोइज़ेल रीस को भी इनवाइट करती है। Edna expects that Mademoiselle Reese would give her any letters she received from Robert. यानी कि मैडेमोइज़ेल सॉरी एडना जो है एक्सपेक्ट करती है मैडेमोइज़ेल रीस से कि शायद वो जो है रॉबर्ट के कुछ लेटर्स उसे दे जो कि उसे मिले हैं, क्योंकि मैडेमोइज़ेल रीस ही बोलती थी कि हाँ, वो अपने लेटर्स में तुम्हारे बारे में हमेशा लिखता है, ये वो, और ये भी लिखता है कि वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन हाँ, लेकिन मैडेमोइज़ेल रीस बोलती है कि रॉबर्ट जो है वो कभी मतलब तुम्हें नहीं लिखता, मतलब तुम्हें लेटर्स नहीं लिखता, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें अवॉइड करता है, तो इसलिए क्योंकि तुम जो है फ्री नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि तुम जो है अनमैरिड नहीं हो, तुम ऑलरेडी मैरिड हो अ, अपने पति से, लियोन से पॉन्टेलियर से। तो वो तुम्हें प्यार तो करता है लेकिन बस इसी वजह से जो है तुमसे दूर रहता है। अपॉन मैडेमोइज़ेल रीस इंसिस्टेंस Edna also admits her love for Robert for the first time ever, even to herself. यानी कि मैडेमोइज़ेल रीस की इंसिस्टेंस के बाद एडना भी जो है एडमिट करती है कि हाँ, अ, मैं भी एक तरह से प्यार करती हूँ रॉबर्ट से। और फर्स्ट टाइम वो किसी के सामने एडमिट कर रही होती है, और खुद से भी जो है फर्स्ट टाइम उसने एडमिट किया होता है कि हाँ, आई एम इन लव विद रॉबर्ट। मैडेमोइज़ेल रीस कीप्स रिमाइंडिंग एडना ऑफ सोशल प्रोप्राइटी एंड कस्टम्स, telling her that एक minute, telling her that she ought not to love him, yet she says she does. यानी कि मैडेमोइज़ेल रीस जो है वो एडना को सोशल प्रोप्राइटी और कस्टम्स के बारे में याद दिलाती है कि देखो, तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और तुम किसी दूसरे आदमी से ऐसे प्यार नहीं कर सकती। और ये बोल, हाँ, टेलिंग हर दैट शी ऑट नॉट टू लव हिम, येट शी सेज शी डज, लेकिन वो जब भी बोलते कि नहीं मैं प्यार करती हूँ तो करती हूँ। एडना loses herself uh, in a reverie in trying to provide reasons for her love for Robert. यानी कि एडना जो है अपना लव एक तरह से प्रूव कर रही होती है, रीजंस दे रही होती है व्हाई शी लव्स रॉबर्ट, ठीक है? और शी लूजेस हरसेल्फ इन अ रेवरी, यानी कि वो रॉबर्ट के बारे में सोचते-सोचते, ये चीज़ बताते-बताते वो खो जाती है अपने प्लेजेंट थॉट्स में। प्लेजेंट थॉट्स किसके होंगे? रॉबर्ट के और उसके। She is happy to find out that Robert will return soon from Mexico. At the end of the chapter, she writes a letter informing her husband about her decision to move and the farewell dinner she plans to host. यानी कि वो काफ़ी हैप्पी है ये चीज़ जानकर कि रॉबर्ट जो है वो मेक्सिको से कुछ टाइम में, मतलब जल्दी ही वापस आ जाएगा। और चैप्टर के एंड में वो लिखती है एक लेटर इन्फॉर्मिंग हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करते हुए एक लेटर लिखती है अपने डिसीजन के बारे में कि वो जो है उसका घर छोड़ रही है, कहीं और जा रही है, और उसने जो है एक एक फेयरवेल डिनर भी अ, होस्ट करने का प्लान किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर 26 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। किसी को कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ सकते हैं।